बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे आज बाजार कैसा रहा, साथ ही कल कौन से शेयरों में कमाई के मौके आप ढूंढ सकते हैं। हम तो आपको कल की ट्रिगर्स बताएंगे, इसके अलावा उन शेयरों पर भी खास चर्चा रहेगी जहां पर कल रह सकता है एक्शन। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusinessOnline, ट्विटर पर @ZBusiness पर सवाल भेजें। #बाजार आज और कल जरूर लिखें। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान का परिचय करा दे, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ है। संदीप जी, स्वागत करते हैं शो में। और हमारी रिसर्च टीम से जुड़े हमारे सहयोगी बाजार में आज का हाल बताएंगे अरमान नाहर, और कल के ट्रिगर्स बताएंगे वरुण दुबे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसी हलचल रही। आज बाजार में रहा कोहराम। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते हमने देखा बाजार लगातार 5वें दिन आज गिरावट के साथ ही बंद हुए। निफ्टी 7 मार्च के बाद पहली बार 16,000 के नीचे बंद हुआ। कारोबार के अंत में निफ्टी 359 अंक फिसलकर 15,808 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 1200 अंक टूटा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं 1,161 अंक गिरकर 33,532 के लेवल पर बंद हुआ। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में इतनी गिरावट क्यों आई। भारतीय बाजारों में एक और कमजोरी वाला और पैनिक वाला ट्रेडिंग सेशन, जहां पर आज 8 मार्च के बाद फिर से 16,000 के नीचे की समाप्ति देखने को मिली। बाजार खुले ही 16,000 के आसपास और खुलने के बाद वहां से फिसलते हुए नजर आए। फिर उसके बाद दिन भर एक भी बार 16,000 को पार करते दिखे नहीं। 15,900, 15,800 भी टूटा और 15,700 के बेहद करीब पहुंचे। बंद होते होते जरूर 15,800 को होल्ड करने की कोशिश हुई, लेकिन किसी तरह की कोई साइजेबल ढंग की रिकवरी थी नहीं। चौतरफा बिकवाली का माहौल, और यही हाल बैंक निफ्टी में था, जो पिछले 2 दिनों से जबरदस्त मजबूती दिखा रहा था। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने कमजोरी की लीडरशिप ली और बैंक निफ्टी आज न सिर्फ 34,000 के नीचे बंद हुआ, बल्कि 33,500 के बेहद करीब जाकर बंद होता दिखा। 1100 अंकों से ज़्यादा का नुकसान बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में नजर आया, और निफ्टी 300 अंकों से ज़्यादा नुकसान के साथ आज बंद होता हुआ दिखा। लगभग सारे सेक्टर्स लाल निशान में थे। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी बड़ी तेज़ बिकवाली थी। गिरने वाले शेयरों की तादाद कहीं ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले में, और ओवरऑल बिकवाली का माहौल। और इस बिकवाली के माहौल के पीछे की वजह पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिख रही है। अमेरिकी बाजारों में कहीं कोई गिरावट थमती नजर नहीं आ रही है, वोलेटाइल है। डाउ फ्यूचर्स भी वैसा ही रुझान दिखा रहे हैं। उसके ऊपर एफआईज की तरफ से तेज बिकवाली होती दिख रही है। आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी में तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से अपनी पोजीशन कम करने का और अतिरिक्त प्रेशर और दबाव, यानी कि ओवरसोल्ड बाजार होने के बावजूद किसी लेवल से साइजेबल ढंग की रिकवरी देखने को नहीं मिली, और बाजार लगातार गिरते ही नजर आए और दिन के लो पॉइंट के बेहद करीब जाकर बंद होते हुए नजर आए। तो हल्की सी रिकवरी भली थी, लेकिन कोई खास नहीं, और एक और बड़ा कमजोरी वाला, मायूस करने वाला ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। और आज के बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन किन शेयर्स में रहा, समझते हैं। अरमान हमारे साथ है। अरमान, गिरावट भरे इस बाजार में कहां पर सबसे ज्यादा हलचल थी? आज लगातार 5वें दिन मार्केट में अच्छी खासी मंदी देखने के लिए मिली। ग्लोबल मार्केट से तो जो मंदी का थी ही सही, उसके साथ साथ हमारे मार्केट में अच्छा खासा पैनिक देखने को मिला, और आज ही सिर्फ बीएसई में लगभग 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप स्वाह होता दिखा। वहीं अगर आप देखेंगे कि टॉप निफ्टी के लूजर्स की अगर सूची देखेंगे, तो टॉप निफ्टी लूजर्स में आपको इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को देखेंगे। ऐसे दिग्गज स्टॉक्स दिखेंगे जिसमें अच्छा खासा कट देखा गया। वहीं अगर आप गेनर्स की बात करें, तो गेनर्स में आपको सूची में बिल्कुल कम या फिर कोई ऐसे है ही नहीं जो 1% से या 1-1.5% से भी ज्यादा कोई अच्छे गेन दिखाए हों। अगर आप टॉप लूजर्स की बात करें निफ्टी के अलावा, तो उसमें आपको दिखेंगे प्राज इंडस्ट्रीज, जिंदाल स्टेनलेस हिसार, एलजी इक्विपमेंट, वीआईपी इंडस्ट्रीज ऐसे स्टॉक है जो अच्छी बड़ी कटौती जिन पर देखी गई। कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? पीएनबी नतीजों के चलते फोकस में रहा। केआरबीएल जो कंपनी को इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो राहत मिली थी उसके चलते फोकस में रहा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और मान इंडस्ट्रीज में जिसमें दिग्गज जो निवेशक हैं जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट करा है, उसके चलते वो भी फोकस में रहा।
और इसी के साथ साथ अगर आप टॉप गेनर्स देखें, जो निफ्टी के अलावा अगर कोई टॉप गेनर्स हैं, तो उस सूची में आपको अवंती फीड्स, इंडो काउंट, गुजरात गैस और त्रिवेणी टर्बाइन जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छी टॉप गेनर्स जो निफ्टी के अलावा आपको देखने के लिए मिले। अगर ओवरऑल सम करा जाए तो 5वें दिन भी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। आपको निफ्टी स्मॉल कैप देख लीजिए, मिड कैप देख लीजिए या छोटे मझोले स्टॉक्स देख लीजिए, सब पे अच्छा खासा कट देखने को मिला। और अब ये पूरे सिर्फ आज के दिन ही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि बीएसई ने लगभग 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप आज सुबह होता दिखा है। आगे बढ़ने से पहले अब कितने खरीदारी अब बिकवाली के आंकड़े सामने हैं एफआईआईज डीआईआईज की तरफ से, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने की है भारी भरकम बिकवाली। एक बार फिर से एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े करीब 5,255 करोड़ रुपए की बिकवाली सामने आई है एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 4,815 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। संदीप जी आज के खास मेहमान का रुख करें। संदीप जी, बाजार में तो कोहराम मचा हुआ है, हर तरफ लाली ही लाली नजर आ रही है, क्या करें ऐसे बाजार में अब? नहीं, बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है। आज बहुत बड़ा पैनिक का सेशन था और पिछले कई दिनों से मार्केट नॉन स्टॉप गिर रहा और ग्लोबल क्यूज भी ऐसे ही है। और आज भी देखिए नैस्डैक किस तरीके से टूटा हुआ है और एफआईआईज की बिकवाली, इतनी बड़ी बिकवाली, और अब प्योरली पूरा का पूरा मार्केट बेरिश ग्रिप में है, बहुत बुरी तरीके से ग्रिप में है। तो इतनी इजीली मार्केट रिकवर भी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आज 15,800 पे थोड़ा सा एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा, नीचे से छोटा मोटा बाउंस बैक था। बैंक निफ्टी भी, जो अनिल जी ने कहा, वो भी आज क्रैक कर गया, वो भी बेरिश जो फोर्स था उसके सामने घुटने टेकने पड़े। और स्मॉल कैप मिड कैप में तो कोहराम मचा हुआ है, गजब की मतलब फॉल है और पैनिक जो है वो ज्यादा वहां पे देखने को मिली। और लार्ज कैप्स में थोड़ा बहुत आईटी हो सकता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है उसकी वजह से थोड़ी बहुत संभाल ले, बट मुझे ऐसा लगता है कि विक्स को देखते हुए लग रहा है कि डर बहुत बन गया। आज विक्स भी 6-7% ऊपर गया है, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। और इसलिए मैं एक सेल कॉल लेके आया हूं, जो कि मैं पिछले 2-3 हफ्ते से, अगर आप देख रहे हैं तो मैं इस शो में सेल कॉल लेके आ रहा हूं, जो मेरी मेन एफएनओ कॉल है। तो मैं इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे कल टीवीएस मोटर, जो कि आज अनिल जी ने भी लास्ट आवर में सेल कॉल दिया था, इसमें वही आज समझ ली मेरी भी वही कॉल है। तो 607 पे बंद हुआ है, 591 585 का टारगेट लगा है, 615 का स्टॉप लॉस। तो ये तो हुआ मेरा इंट्राडे एफएनओ पिक। और पोजिशनल पिक के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आज चंबल भी ग्रीन पे था, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा बहुत माहौल ठीक था एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। इतनी बड़ी मंदी में अगर कोई ग्रीन दिखता है तो वो सर्टेनली बहुत हरा लगता है। और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर जीएसएफसी को खरीद सकते हैं इन लेवल्स पे, बट यस स्टैगर्ड वे में बाइंग करें। और अगर करते हैं तो स्टॉप लॉसेस को बहुत ध्यान रखें, 135 का स्टॉप लॉस और 165 170 का टारगेट। सो पोजिशनल पिक के तौर पे जीएसएफसी। बिल्कुल, टीवीएस में कल के लिए फिलहाल सेल कॉल लेकर आए हैं संदीप जी इंट्राडे पिक के तौर पर टीवीएस मोटर्स। और वहीं अगर जीएसएफसी की बात करें तो पोजिशनल व्यू के तौर पर उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं कल जिसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स, नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद और कंपनी का साल दर साल घाटा 7,500 करोड़ रुपए से घटकर 1,030 करोड़ रुपए पर आ चुका है। कंपनी की बिक्री भी घटी है और ये 88,628 करोड़ से घटकर 78,440 करोड़ रुपए लगभग तक सिमट गई है। टाटा मोटर्स का मार्जिन 14.5% से घटकर 11.25% आ गया है और काफी ज्यादा पिटा भी है। संदीप जी, आज ये शेयर टाटा मोटर्स, क्या करें अब इसमें? बस यही है कि लॉस का फिगर कम आया तो इसलिए मान सकते हैं कि थोड़ा सा एक बेहतर मान ले। बट ओवरऑल जो आपने कहा कि वॉल्यूम्स भी घट के आए हैं और मार्जिन्स भी घट के आए हैं, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी टेक्निकली भी बहुत वीक हो चुका, बहुत गिर चुका, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स को ऐसा एक्सपेक्टेशन भी होगा और मार्केट्स भी ऑलरेडी काफी करेक्ट हुए हुए हैं। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि मुझे मद्दी लगती है टाटा मोटर्स में। मैं ओवरऑल भी पहले भी बुलिश नहीं था, जहां पे इतने डेट्स हैं, हालांकि इनके प्लान्स और सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, बट फिर भी आई एम नॉट बुलिश। ईवी में काफी अच्छा ये लोग ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, इंडिया में अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश भी कर रहे हो, नए मॉडल्स भी लॉन्च कर रहे हैं बाय 2025 जो भी रिसेंटली आए, बट स्टिल आई एम नॉट बुलिश। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑटो में जो रेट सेंसिटिविटी है इंटरेस्ट रेट्स की वजह से और फ्यूल प्राइस की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मेरी यही राय है कि इसको अवॉइड ही करें। जिन्होंने ले रखा वो बने रह सकते हैं,
बट फ्रेश खरीदारी के लिए मेरी राय अभी नहीं है। टाटा मोटर्स में फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं संदीप जी, जिनके पास है उन्हें बने रहने की सलाह। दूसरा शेयर एल&टी, नतीजे आए, कंपनी ने बाजार के अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए। 3,620 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने कमाया है। आमदनी 48,090 करोड़ से बढ़कर हुई है 52,850 करोड़ रुपए। हालांकि इसका भी मार्जिन 13.25% से घटकर 12% पर पहुंच चुका है। एल&टी में क्या करने की सलाह देंगे? एल&टी फिर भी मुझे ठीक लगता है, ऑलरेडी काफी करेक्ट हुआ है। और ओवरऑल जो सरकार का इंफ्रा पे पुश है या इस बजट में जो इंफ्रा स्पेंडिंग के ऊपर बातें हुई है, तो वैसी इस स्केल की कोई बड़ी इंफ्रा की कंपनी मुझे दिखती नहीं है। तो बस ये ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है। जो भी करेक्शन आए उन करेक्शन पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, तो स्टैगर्ड वे में बाइंग नीचे के लेवल्स पे की जा सकती है। बाकी मार्केट्स के सेंटिमेंट्स के साथ चलते हैं। सो ओवरऑल इस माहौल में मिड कैप स्मॉल कैप जनरली मैं रेकमेंड करता हूं, उनकी बजाय अभी थोड़ा लार्ज कैप्स की तरफ फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और एल&टी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स। तो बिल्कुल जिन्होंने ले रखा वो बने रहे, और जिनको लेना है वो धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में बाइंग की जा सकती है। एल&टी में बने रहने की सलाह संदीप जी की। आरबीएल बैंक के नतीजे भी, उस पर चर्चा करें। मुनाफे में जोरदार उछाल आया है बैंक के, ये 75 करोड़ से बढ़कर 198 करोड़ हुआ है। बैंक के नेट और ग्रॉस एनपीए में भी कमी दर्ज की गई है। शेयर पहले से बहुत पिटा जरूर, बहुत लोग इसमें फंसे भी हुए हैं, लेकिन अब इसमें इन नतीजों के बाद कोई अलग राय लेना चाहेंगे? हाँ देखिए, आरबीएल बैंक तो वैसे भी मुझे पहले से भी पसंद नहीं था, और मैं अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाऊंगा ही तो मैं जनरली जो बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे राय दे रहा हूँ। बाकी इन स्टॉक्स में बहुत पेन लग रहा है मुझे, और ओवरऑल इतना बड़ा करेक्शन, और बीच में आरबीएल बैंक को लेकर कुछ इश्यूज भी आए थे। सो वन हैज टू बी कॉशियस। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट्स है हालांकि थोड़े से बेहतर है, बाकी मैं एनपीएस को ठीक से पढ़ नहीं पाया तो मैं ज्यादा इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। बट ओवरऑल आई डोंट रेकमेंड दिस स्टॉक। मैंने पहले भी नहीं किया और अभी भी मैं ये बोलूंगा कि बॉटम फिशिंग करने की भी कोशिश नहीं करें। अगर बैंकिंग में घुसना ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक विल बी द बेस्ट। ओके, तो बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी के अच्छे मौके ढूंढ सकते हैं। कुछ कॉलर्स के सवाल लेते हैं। राजेंद्र गुल फतेहगढ़ साहिब से पूछ रहे हैं, पीएनबी पर इनका सवाल है। संदीप जी, 201 शेयर इनके पास है, खरीद इनकी है 38.55 की। कमजोर नतीजों से शेयर 12% लुढ़का भी है। पीएनबी में क्या राय रहेगी? एक्चुअली बहुत टफ सवाल है, वेरी फ्रेंडली। इस पे आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है, और आज जिस तरीके का क्रैक आया खराब रिजल्ट्स के बाद, मैं यही बोलूंगा कि अब इनको मैं एग्जिट करने की राय इन लेवल्स पे नहीं दे सकता। बट यस, इतना बड़ा रिएक्शन है, इतना बड़ा फॉल है मार्केट के साथ, कहीं भी अगर उछाल आता है तो मैं यही कहूंगा कि इस उछाल में इस स्टॉक से शिफ्ट बेच के अगर आप बीओबी में या एसबीआई में अगर पीएसयूज में रहना है तो वहां शिफ्ट कर ले अपनी पोजीशन को। हो सकता है वहां पे भी निकल जाए, क्योंकि वो भी स्टॉक्स काफी गिर रहे हैं। और बाकी ओवरऑल जो मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था लास्ट क्वेश्चन का आंसर में, आईसीआईसीआई बैंक इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। करेक्शन में सब करेक्ट हो रहे हैं, बट यस यहाँ पे क्वालिटी के भी इशू आ रहे हैं, एसेट क्वालिटी और सारी। तो मेरे हिसाब से बस एक बार बने रहे, एग्जिट ऑन बाउंस की स्ट्रेटेजी में स्विच करने की कोशिश करें। ओके, अगला भी बैंक पर ही सवाल है, बैंकिंग स्पेस से। एचडीएफसी बैंक पर जलंधर से जगदीप सिंह सवाल पूछ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के 124 शेयर है, उनकी खरीद है 1388 रुपए की। क्या सलाह देंगे एचडीएफसी बैंक पर? 1388 की है तो इन्होंने ठीक है, अभी भी बहुत ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि लॉस में नहीं है। और ऐसे मार्केट्स में अब कहीं ना कहीं एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक इन्होंने ही अगुवाई की थी, अच्छा खासा टूट गया था पहले ही, और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्कोप वैसे है नहीं वैल्यूएशंस के लिहाज से भी। अब इवन आईसीआईसीआई बैंक जो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल का इनको प्रीमियम मिलता था या पी मल्टीपल्स में प्रीमियम मिलता था, सब कहीं ना कहीं इन लाइन हुए हैं। एंड एट दीज लेवल्स आई वोंट रेकमेंड कि पैनिक करें, बिल्कुल होल्ड करके रखें। समय आएगा और समय देना पड़ेगा, ये भी ऊपर आएंगे। बट यस, मार्केट्स खराब है, सेंटिमेंट्स खराब, और एफआईआईज काफी जब बेचते हैं तो सबसे ज्यादा होल्डिंग एचडीएफसी ट्विंस में ही है, उसकी वजह से भी है। बट यस, एचडीएफसी बैंक ये जो मर्जर है इसका बेनिफिशियरी रहेगा। सो लॉन्गर रन में तो सर्टेनली एचडीएफसी बैंक इज अ बेनिफिशियरी, और मुझे लगता है कि फायदा भी मिलेगा सारे सिनर्जीज का। तो बिल्कुल होल्ड करके रखे, घबराना नहीं है। एचडीएफसी को होल्ड करने की सलाह, एचडीएफसी बैंक में बने रहने की सलाह संदीप जी की।
बैंकिंग स्पेस को लेकर बड़े सवाल आ रहे हैं। एसबीआई, अगला सवाल है, अभिनव उपाध्याय मुरैना से पूछ रहे हैं, एसबीआई के 500 शेयर है और उनकी खरीद 460 रुपए की है, एसबीआई में क्या सलाह? एक्चुअली में आज तो सारे के सारे बैंकिंग पे ही है, और हालांकि बैंक निफ्टी कल तो आउट परफॉर्म भी कर रहा था। और एसबीआई में मैंने अभी जो लास्ट जवाब दिया था, पीएनबी से जब एग्जिट करना हो बाउंस पे, तो आप एसबीआई और बीओबी को देख सकते हैं। बट यस, टेक्निकली आज एसबीआई भी अपने 200 डेमा के नीचे डिसाइसिवली बंद हुआ है। सो आई वोंट से कि अभी कुछ पैनिक करे, एक बार करेक्शन भी आएगा, क्रैक भी हो सकता है छोटा मोटा, और रिजल्ट्स भी है, शायद कल 13 तारीख को एसबीआई के रिजल्ट्स है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट मेरे हिसाब से बने रहे, ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश किए हैं तो निवेशित रहे अपने प्लान्स में, और कन्विक्शन में कहीं भी कोई चेंज मत कीजिए, करेक्शन आने पे भी बने रहने की सलाह। एसबीआई में बने रहने की सलाह संदीप जी की। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया के साथ। और कल के बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं वो बताने के लिए हमारे साथ है, हमारे सहयोगी वरुण दुबे। बताइए वरुण। देखिए, कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और ये पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे तो मार्केट के लिहाज से काफ़ी कठिन रहा है, क्योंकि लगातार मार्केट में गिरावट देखने मिली है। इसके लिए सबसे पहले तो लोगों की उम्मीद यही होगी कि आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, कहीं हरे निशान में मार्केट में आ जाए, तो ये सबसे अच्छी बात होगी लोगों की। तो यहाँ सबसे पहले नज़र होगी लोगों की। इसके अलावा नतीजों का सीज़न है, तो कल निफ्टी में 3 कंपनियाँ नतीजे घोषित करेंगी, टेक महिंद्रा, आयशर मोटर्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इन पे आपकी खास नज़र होगी। इसके अलावा एफएनओ में अल्केम लैब्स, एस्कॉर्ट्स, एचएएल, बंधन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरईसी के नंबर्स आने वाले हैं। वहीं आईपीओस चल रहे हैं मार्केट में, लेकिन कल डिलीवरी और वीनस पाइप्स के आईपीओ का आखिरी दिन है, तो देखना होगा फाइनल सब्सक्रिप्शन कैसे निकल के आता है। एग्जिट है काफ़ी सारे स्टॉक्स की। दामपुर शुगर जो डीमर्जर या स्पिन ऑफ का ऐलान इन्होंने किया था, उसकी कल एग्जिट है। इसके अलावा इंडस टावर 11 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की एग्जिट है। ओरेकल फाइनेंस 190 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की एग्जिट है और जीएम बेवरेज 5 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की कल एग्जिट है। तो इन सभी स्टॉक्स पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। वहीं ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट्स में भी प्रेशर देखने मिला है, तो वहाँ से अगर कोई राहत निकल के आती है तो इस पर बाजार की नज़र होगी। इसके अलावा हांगकांग के जीडीपी नंबर्स आने वाले हैं और यूरोप में आईआईपी के नंबर्स आने वाले हैं, तो ये भी कुछ आंकड़े होंगे जिस पे बाजार की नज़र होगी। और आइए अब जानते हैं कल के बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि किस लेवल के आसपास अमेरिकी बाजार आज बंद होते हैं। मान रहे हैं लोग कि अमेरिका में 31,000 के आसपास का आंकड़ा बड़ा अहम है, शायद डाउ से होल्ड करने की कोशिश करें। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150 से 200 पॉइंट नीचे थे, यानी कि अमेरिका में कोई मजबूती वाला सेशन होगा ऐसा तो दिख नहीं रहा। तो ऐसे में अमेरिकी बाजारों की आज की चाल इंपॉर्टेंट होगी कल सुबह शुरुआत करने के लिहाज से, और डाउ फ्यूचर्स भी। लेकिन अब जिन लेवल्स के आसपास हम हैं, 15,500 से लेकर 15,675 की रेंज अब कल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 16,000 को पार करके अगर टिकते हैं तो 16,100 16,200 की रेंज में अच्छी खासी रुकावट आपको नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहाँ सवाल है 33,500 के आसपास हम नीचे आए, अब बेहद करीब है 8 मार्च के लोज के आसपास, जो कि इंट्राडे में 32,155 के होते हैं और क्लोजिंग बेसिस पे 32,800 के आसपास। तो अगला बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी पर 32,800 33,000 की रेंज में दिखेगा, और ऊपरी स्तरों पर अगर रिकवर होकर बाजार ऊपर आते हैं तो 34,200 के आसपास जाकर आपको ये रिकवरी रुकती हुई नज़र आ सकती है। तो ओवरऑल काफ़ी नुकसान बाजारों में देखने को मिल रहा है। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है, ग्लोबल मार्केट्स के ज़बरदस्त संकेत है, एफआईज की तरफ से भी बिकवाली है। इन सब के बीच में पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तर्ज पर भारतीय बाजारों में एक्शन होने की संभावना है। कैश मार्केट के स्टॉक्स थोड़े ढीले दिख रहे हैं, और अगर रिकवरी आती भी है तो पहले लार्ज कैप्स में ज़्यादा आने की संभावना बनेगी, और उसके बाद छोटे मझोले शेयरों में भी ये एक्शन दिख सकता है। आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कौन सी सजेस्ट करेंगे आप? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के लिए 2 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है एनटीपीसी का 150 का पुट लेने का सलाह रहेगा 4 रुपए के आसपास। 2.5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 6 रुपए से लेकर 7 रुपए तक के बन सकते हैं एनटीपीसी के 150 के पुट के अंदर। दूसरा स्टॉक जो है वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है,
और ये स्टॉक यहाँ से और गिरावट दिखा सकता है। इसके लिए 550 का पुट 14 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 10 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 18 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के HDFC लाइफ के 550 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और शो के अंत में संदीप जी आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कहां पर खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल, एक बहुत ही मजबूत स्टॉक क्रिसिल, और इस स्टॉक का मुझे याद है, मैं 25 फरवरी का जो फ्राइडे इवनिंग का शो है उस दिन मैंने ये स्टॉक दिया था, और तब भी आपको याद हो बहुत ही डेंजरस मार्केट्स थे, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ था 23 तारीख ऑनवर्ड्स, और 25 तारीख को जब ये स्टॉक दिया तो उस टाइम पे भी ऐसे रेजिलिएंट स्टॉक और टारगेट अचीव हुआ है। इन खराब दिनों में भी ये स्टॉक ने टारगेट अचीव किया है, और अभी भी अगर मार्केट्स में इतना कोराम देख रहा है तो ये स्टॉक काफी रेजिलियंस दिखा रहा है और रिजल्ट्स भी गजब के आए हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज ये कंपनी की लीडरशिप के बारे में बता दूं, पायनियर है क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री की। लिकोपोलिस्टिक मार्केट एक तरीके से 4-5 प्लेयर्स है, बट ये नंबर 1 प्लेयर और बहुत आगे है, मतलब अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा आगे मार्केट कैप में और बिजनेस में। और S&P जो कि इसकी मतलब प्रोमोटर है, ओनर है, 67% वो होल्ड करते हैं। तो एक MNC कंपनी है, FIS DIS करीब 18% से ज्यादा होल्ड करते हैं। फिर राकेश झुनझुनवाला जी का 5.5% से ज्यादा का होल्डिंग है उनके और उनकी वाइफ के नाम पे। तो इस तरीके की कंपनी है, और ये कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको देख के दूसरी कंपनीज की हम क्वालिटी देखते हैं। कई बार हम मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स देते हैं तो इनकी रेटिंग्स को देखते हैं। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और 40 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 30 का रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 3 साल में 8 से 10% की प्रॉफिट की और सेल्स की कैगर रही है, और 1.25% का डिविडेंड यील्ड है, और 84 करोड़ का पैट मार्च 2021 में, उसके सामने 122 करोड़ का पैट दिखाया मार्च 2022 में। इस तरीके का परफॉर्मेंस है। सो हाईएस्ट एवर TTM बेसिस में प्रॉफिट्स में बैठी है, 504 करोड़ का पैट था। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले, और नीचे भी आए तो स्टैगर्ड वे में खरीदें, घबराना नहीं है। 3650 का टारगेट भी है। क्रिसिल लिमिटेड में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं संदीप जैन। बहुत धन्यवाद करेंगे संदीप जी हमारे साथ शो में शामिल हुए।